जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आखिर अगर वस्तु कहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत दूरी पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसके पहले आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। मेरे पास एक ये गोला है। मैंने आपको क्या बताया था कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। उसमें अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण कहलाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था और ये याद करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इसको आप अपने से परिभाषा बना सकते हैं कि भाई दर्पण क्या है। तो कोई भी खोखला गोला है उसके आधे कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, दर्पण। क्या कब कहलाएगा, जब हम उसमें पॉलिश कर देते हैं। अगर हम उसके धंसे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं तो वो कौन सा दर्पण होगा भाई, धंसा दर्पण। धंसा दर्पण का मतलब है अवतल दर्पण। और अगर हम उसके उठे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन एक और यहाँ पर आपके अंदर कन्फ्यूजन आ सकती है कि अगर दर्पण बना होता है अवतल दर्पण भी, तो इस तरीके से कुछ उसमें पॉलिश की जाती है। मतलब इस तरीके से उसमें आपके बुक में जो होता है इस तरीके से कुछ रहता है। तो आप सोचते होंगे कि बाहर की साइड पॉलिश की गई है, लेकिन एक्चुअली में उसमें अंदर की साइड पॉलिश की जाती है। अगर इसी को मान लीजिए हम उल्टा रख दें इस तरीके से कुछ, तो ये आपका कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये अगर हम मोड़ के भी रखें तो वो उत्तल दर्पण ही होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब ये देखिए, एक्चुअली में पॉलिश अगर अवतल दर्पण होगा तो इधर होगी, इधर अवतल की ताई। अवतल देखिए, अवतल दर्पण से पता ही चल रहा है कि मतलब अवतल मतलब धंसे हुए भाग में पॉलिश कर दें, या प्रकाश का परावर्तन जो हो वो धंसे हुए भाग से हो तो हम उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का मतलब यही है कि भाई उसका परावर्तन जो प्रकाश का हो वो उसके उठे हुए भाग यानी उत्तल हुए भाग से हो। तो ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। अगर हम इसको उल्टा भी रखें इस तरीके से भी, तो भी ये आपका उत्तल दर्पण ही रहेगा, है ना। इस तरीके से कुछ लिया जाता है। तो ये आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है, क्योंकि बुक में होता है तो आप सोचें कि यार कन्फ्यूज हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं इस तरीके से। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, आपका कटा हुआ भाग हो गया वो दर्पण कहलाया। अब यहाँ पर अगर इधर हम पॉलिश कर दिए तो अवतल दर्पण, इधर कर दिए तो आपका उत्तल दर्पण हो गया। सिंपल सी बात है। और जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को हम बोल देते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। खोखला गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, या उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं भाई, उसका वक्रता केंद्र। किसका, दर्पण का वक्रता केंद्र। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या आता है, आपका ध्रुव आता है। ध्रुव क्या होता है, इधर और इधर के बीच साइड जो बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोल देते हैं। अब यहाँ पर मेन बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष एक ऐसा होता है कि भाई जो समांतर किरणें जाएं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएं, है ना। तो वो आपका मुख्य अक्ष होता है, मतलब मेन रेखा आप कह सकते हो, उसके बीचों बीच जस्ट जो होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं भाई, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, यानी मेन एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है भाई, एक आती है आपको वक्रता त्रिज्या। क्या होती है वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि जो खोखला गोला उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। खोखला गोला यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हुआ, लेकिन त्रिज्या कहाँ तक होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। या इधर से इधर ले लें या इधर से इधर ले लें, तो आपकी जो त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या दर्पण की, वो खोखले गोले के त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर मैंने बताया था कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है ना। इस तरीके से आपका हो जाता है। एक बात आती है फोकस दूरी। क्या होती है फोकस दूरी का मतलब है कि भाई आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, उसकी फोकस कहाँ पर है, मेन फोकस जो होता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसकी भाई, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको किसी की परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर एक होता है आपका V, एक होता है आपका U और एक होता है आपका F। ये आपका सूत्र बन जाता है ना। आप पढ़े होंगे 1/F इक्वल टू, आप अगर पढ़े हों तो 1/V, या लिख दे 1/V प्लस 1/U, आप पढ़े होंगे। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/U प्लस 1/V। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है, प्लस रहे बस। सिंपल सी बात है ना। ये आपका हो गया। अब V क्या होता है, U क्या होता है, आप जान लें बस। F तो जान ही गए होंगे कि भाई फोकस दूरी होती है। F आपका क्या होता है, आपका फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी। और यहाँ पर V क्या होती है, आपकी दर्पण से, या आप दर्पण से ना कहें बल्कि आप बोलते दर्पण के ध्रुव से,
भाई ध्रुव से ही दूरी मापी जाती है, जितनी दूरियां मापी जाती हैं। अगर वस्तु यहाँ पर रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी वही मापी जाएगी। तो ध्रुव से हम हमेशा दूरी मापते हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए जो भी होता है वो आपका क्या होता है, आपके प्रतिबिंब की दूरी होती है। मतलब कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है वही आपका भी से प्रदर्शित होता है। तो भी का मतलब है आपका प्रतिबिंब की दूरी किससे भाई, दर्पण की। तो प्रतिबिंब ठीक है की दूरी, मैं इतना बस लिख देता हूँ आप समझ जाएंगे, है ना। दर्पण के पी से, किससे भाई, पी से, ठीक है। अब आगे चलिए लिख देंगे। और यू जो होता है आप लिख लेना दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर है, हम हो चाहे जो कुछ भी हो। अगर ये पेन भी दर्पण के सामने कहीं पर रखा है तो उससे उसकी दूरी कितनी है वही आपकी यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको रिवाइज करवा रहा था। अब चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, हमने पॉलिश इधर की थी। लेकिन बुक में आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ इसमें रहता है ना, इस तरीके से आपकी पॉलिश इसमें दर्शाई होती है। लेकिन एक्चुअली में उसके धंसे हुए भाग में ही पॉलिश होती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख लिए वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी हो गई, और आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी हो गई वक्रता त्रिज्या, यानी जो खोखला गोला होता है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या हो गई। सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ पर F बराबर R/2 होता है। आप जानते होंगे भाई फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। दोगुनी क्या होती है भाई, वक्रता त्रिज्या का ले लें, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, मतलब कि R = 2F हम कर सकते हैं। आधी का मतलब यह है 2 से गुणा कर देंगे तो भाई बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है। हमने देखा कि अवतल दर्पण में अगर अनंत दूरी पर वस्तु रखी हो तो भाई प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपका फोकस पर बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि कहाँ कितना पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, तो अत्यधिक छोटा एकदम बिंदु आकार का होता है। तो इस तरीके से आपका होता है। अब चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम वस्तु को कहाँ पर रख दें, सबसे पहले अनंत पर रख दें, जैसा कि हमने अवतल दर्पण में भी देखा था। तो सेम वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा जैसे कि आपका अवतल दर्पण में बनता था, बस आपका प्रतिबिंब किस में बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। वो कैसे बनेगा आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है अनंत पर अगर वस्तु रखी हो, ठीक है। अनंत पर, सॉरी अनंत, अगर लिखने में गलती हो तो माफ़ करना। अनंत पर हमने रख दिया वस्तु को। अनंत का मतलब है इन्फिनिट, मतलब बहुत दूरी, मतलब ही नहीं है। अनंत का मतलब ये होता है जैसे सूर्य से आ रही है प्रकाश की किरणें, तो परस्पर समांतर होती है, हम समांतर मानते हैं कि भाई वो किरणें समांतर हैं। तो अब यहाँ पर हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। एक ये हम उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए हाथ से बना रहा हूँ, अगर सही से न बने तो आप बताना, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ से आप जानते होंगे इस तरीके से हम कुछ खींच देते हैं एक अक्ष। ये क्या हो जाता है आपका मुख्य अक्ष। यहाँ पर आपका क्या हो जाता था ध्रुव। यहाँ पर आपका मान लीजिए दर्पण गोले के जो भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, आपका वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो आपका मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए सी रखा, यहाँ पर आपका क्या है वक्रता केंद्र सी है, और उतनी दूरी पर इधर मान लेंगे लगभग यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए वक्रता केंद्र सी इधर भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया फोकस, मुख्य फोकस आपका हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया मुख्य फोकस इधर भी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। देखिए दोनों तरफ इसमें दर्शा देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनता है तो हमें दर्शाने के लिए, वरना हम इधर ही दर्शा सकते हैं। तो आपकी पॉलिश किधर की जाती है भाई, उत्तल हुए भाग में की जाती है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं उत्तल हुए भाग में आपकी पॉलिश की जाती है हमेशा इधर की साइड, ठीक है। इस तरीके से आपकी पॉलिश उत्तल हुए भाग में कर दी जाती है। लेकिन अब बुक में जो रहेगा इधर के लिए दिया रहेगा कि भाई पॉलिश इधर की गई है, तो भाई वो कांच में होता है, किधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब एक आप मान लीजिए एक यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, इतनी बड़ी वस्तु रख दिए, यहाँ पर एक वस्तु रख दिए ए और बी मान लीजिए वस्तु है, इसमें से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, इस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, मतलब अनगिनत निकलेंगी। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें निकल रही हैं। अब चलिए दर्पण से इससे टकराते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपकी किरणें निकली, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से निकली। अब यहाँ से जाएंगी भाई इसके समांतर जाएंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। बहुत दूरी पर जो वस्तु होती है वो समांतर ही होती है। तो इस तरीके से हम कुछ लाइन खींचेंगे, ठीक है, मतलब समांतर किरण गई, इसके एकदम समांतर लाइन हो। अब देखिए अंजाद के हम खींच रहे हैं, अगर नाप के खींचेंगे तो वो बराबर आएगा इस तरीके से। अब भाई जो किरण होगी वो किधर जाएगी, आपकी फोकस से होकर गुजरती है, आप जानते होंगे अवतल दर्पण में, ठीक है। तो आपको फोकस से इधर से आपकी गुजरेगी, लेकिन ये आभासी रहेगी। क्या रहेगी, आभासी रहेगी। अब मैं बताता हूँ आभासी क्यों रहेगी।
भाई हमने पॉलिश तो इधर कर रखी है ना, तो आपका जो किरण जाएगी वो इधर कैसे आ सकती है? इधर तो आएगी ही नहीं, मतलब किधर जाएगी किरण भाई? इसमें टकरा कर इधर चली जाएगी। आप जानते होंगे इस तरीके से टेढ़ा है तो आपकी किरण इधर कहीं पर जाएगी, इसके सीधा एकदम जस्ट एकदम सीधा आपका किरण इधर कहीं पर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इधर की ओर आपकी किरण निकल गई। ठीक है, लेकिन आपका प्रतिबिंब इसीलिए इसमें आभासी एवं सीधा बनता है। अब वो कैसे आपको बताते हैं। मान लीजिए इधर हमारा सर है, कोई छोटुआ खड़ा है, इधर हमारा पैर है। अब मान लीजिए पैर से हमारी किरण आई, ठीक है, पैर से हमारी जो किरण आ रही है, अब वो कहाँ पर बनेगी? समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, सिंपल सी बात है। ये समांतर हमने एक रेखा खींची, अब ये कहाँ पर जाएगी? देखिए आपकी जो ये आभासी बनेगी इधर की ओर, है ना। आभास हमें लगेगा कि इधर से किरण आ रही है, लेकिन वाकई में किरण इधर से आ रही होती है। तो यहाँ पर आपकी टकराई किरण, ठीक है, इधर से गई आपकी ये किरण, इधर चिन्ह आप लगा लेना। अब यहाँ पर आपकी मुख फोकस से होकर गुजरती है तो इसमें आभास केवल होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, इसीलिए। ठीक है, इस तरीके से हमको लगेगा कि प्रतिबिंब जो आपकी किरण आ रही है वो इधर से आ रही है, और एक्चुअली में आँख इधर से रही है, इधर से आ रही है। अब इसमें प्रतिबिंब भाई आपकी किरण किधर चली जाएगी? इसके समांतर जस्ट इधर आपकी किरण इधर चली जाएगी। ठीक है, इधर आपकी किरण ये चली गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई आभासी क्यों बना। आपका सर इधर था, सर वाली किरण किधर बनी? इधर की ओर। आपका ये किरण किधर गई? इधर की ओर। मतलब कि आपका जो पैर है इधर बन रहा है, लेकिन अगर इधर बनेगा तो आप देखिए क्या बन रहा है भाई। आपका सर आपका कहाँ बना? ऊपर की साइड बना। आपका पैर कहाँ बना? नीचे की साइड बना। मतलब आपका प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। और आभासी क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमें आभास हो रहा है, वास्तव में प्रकाश की किरणें आपकी नहीं मिल रही हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? आभास हो रहा है कि यहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर, लेकिन वास्तव में क्या हो रही है भाई? प्रकाश की किरणें तो इधर जा रही हैं, लेकिन हमें आभास क्या हो रहा है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो इधर से इधर की ओर आ रही हैं, है ना। इसीलिए इसमें प्रतिबिंब क्या बन जाता है? आभासी बन जाता है। और प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आप आंख मूंद कर लिख देना कि वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, गोली दर्पण में अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में एक स्थिति होती है कि भाई प्रतिबिंब आभासी बनता है, जब प्रतिबिंब हम फोकस से इधर के रखें, मतलब फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर रखते हैं। वरना आपकी सभी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। ठीक है, इसमें भी एक स्थिति होती है जिसमें आपका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए, आप ये अनंत पर रख दिए थे, अब एक अगला खींचे तो अनंत पर आप रखे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपका तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो आप लिख देना F पर बनेगा। ठीक है, F पर। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति V मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपका मन में रिवीजन हो। देखिए V मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। V का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, मतलब कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम कहते हैं V से दर्शाते हैं। और U क्या होता है? आपका दर्पण से वस्तु की दूरी। जैसे कि ये वस्तु मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर है, ये दर्पण के ध्रुव से अगर 2 मीटर हमारी वस्तु रहेगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टकरा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जो U होगा वो 2 होगा। ठीक है, और U को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, वो चिन्ह परिपाटी हम बाद में आपको समझा देंगे। ठीक है, अब चलिए एक और हम यहाँ पर बना लेते हैं दर्पण, बड़ा सा थोड़ा अब की बार बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने दर्पण बना लिया। अब यहाँ पर आपका मान लीजिए बड़ा सा दर्पण है, तो आप वास्तविक सी बात है कि भाई यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा C, और मान लीजिए एक उतनी ही दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं केवल हम। ठीक है, अब अगर नाप कर बनाना आप तो एकदम सेम बनेगा। इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, अब इधर हमें यह खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? कभी कभी इधर भी खींच देते हैं जब लेंस का काम होता है, लेकिन इधर भी होता है और इधर भी। इसमें केवल इधर दर्शाते हैं, अगर आप दर्शाना चाहें इधर ना दर्शाएं तो भी आपका चल जाएगा। अगर हम प्रकाश की किरण इधर से डालते हैं, चलिए एक और इसमें बता देते हैं। इसमें इधर से डालते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा? आपका ये किरण इधर से आती हुई प्रतीत होगी, आप जानते होंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वास्तव में आपकी जो किरण होगी किधर जा रही होगी? इस साइड आ रही होगी। इस साइड आपकी किरण आ रही होगी और इस साइड से जा रही होगी। बहुत सारी किरणें आप ले सकते हैं। देखिए आपका जो पैर है वहाँ से किरण निकल रही है, सर है, आप पेट मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से भी निकल सकती है, तो यहाँ से भी एक किरण जाएगी, मतलब अनगिनत किरण जाएगी, उसी तरह टकराएगी और फिर आपकी इधर आभास होगा। और देखिए यहाँ से हर बार किरण निकलेंगी। ठीक है, अब ये तो भाई मिलेंगे ही नहीं, लेकिन प्रतिबिंब इधर बन रहा है ना, यहाँ पर आपका मिल रहा है। सिंपल सी बात है। अब चलिए देखते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा भाई। तो आप हमेशा यही याद रखना कि अगर कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर रखी है तो वो प्रतिबिंब अगर छोटा बनता है तो आप लिख देंगे भाई बिंदु आकार का, या लिख सकते हैं अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
तो आपका एफ पर आपका प्रतिबिंब बना, एफ पर मतलब मुख्य फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? मुख्य फोकस पर, लेकिन आभासी बनेगा क्योंकि वास्तव में ये किरणें नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमें प्रतीत हो रहा है कि ये मिल रही हैं, है ना, हमें केवल प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर एफ पर बना। और कहाँ पर बनेगा भाई? बी की स्थिति कहाँ पर होगी भाई? दर्पण के पीछे बनेगा। क्यों दर्पण के पीछे नहीं बनेगा? दर्पण इधर की ओर है, इधर की ओर, और दर्पण के पीछे जस्ट बन रहा है। तो और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता था, यानी दर्पण के सामने बनता था, इसमें दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आप लिख देना, ठीक है। आप आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं। हम लाइन इसमें खींच लेते हैं, अपने देखिए हाथ से खींच रहे हैं, सीधी लाइन हो जाती है हम क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किए हैं, बहुत लाइन खींचने में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा हमको। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बिंदु आकार या अत्यधिक छोटा लिख लें, या बिंदु आकार। अब बिंदु आकार के प्रतिबिंब में कोई आभासी या वास्तविक सीधा कुछ मतलब ही नहीं होता। क्या आप बिंदु को पता कर सकते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है? नहीं पता कर सकते। ये जो बिंदु है पता कर लोगे कि ये वो उल्टा है या सीधा है, या इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी, कुछ नहीं पता कर पाएंगे। केवल वो एक बिंदु है, पॉइंट ए, या किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम देखें तो आपका प्रतिबिंब माने अगर, तो बन जाएगा आभासी तथा सीधा बन सकता है, ठीक है। आभासी तथा आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर प्रतिबिंब आभासी बना गोली दर्पण में तो वो प्रतिबिंब सीधा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो होता है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच अगर कहीं पर वस्तु रख दें, कहीं पर भी रख दें, अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं पर अगर वस्तु हम रखें, दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है, अब मान लीजिए अनंत, यहाँ से मान लीजिए कहीं से भी अनंत हो सकता है ना, अनंत का मतलब है। लेकिन अगर दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं पर भी हम वस्तु रख देंगे, इसमें केवल दो स्थिति होती है और बाकी सब अवतल दर्पण की तरह ही काम करता है। इसमें क्या होता है भाई? ध्रुव और क्या अनंत के बीच में कहीं पर वस्तु रख दें, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो P तथा F के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, P तथा F के बीच में ही बनेगा। देखिए इसमें हमेशा प्रतिबिंब P तथा F के बीच में ही बनेगा, इधर कहीं पर नहीं बनेगा जल्दी, है ना। तो इस तरीके से आपका कुछ होता है, क्योंकि आपकी जो किरणें होती हैं इधर से ही तो होकर जाती हैं, तो हम हमेशा मानते हैं कि भाई F के इधर ही बनेगा, हमेशा बनेगा, आप जानते हैं, है ना। तो ये आपका F के बीच में बनेगा, इधर तो आपका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दीजिए A तथा B, हम यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, इस तरीके से कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपकी किरण निकल गई, इस तरीके से गई। आपकी किरण बहुत सारी हो सकती हैं, चलिए हम मान लेते हैं इस तरीके से बहुत सारी किरणें जा रही हैं, ये आपकी इसके समांतर होनी चाहिए बस। इस तरीके से आपकी किरणें गईं। अब यहाँ पर क्या होगा? आपकी किरण मुख्य फोकस से होकर प्रतीत होगी, क्या जाती हुई प्रतीत होती हैं, आप जानते हैं ना, इसीलिए तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन वास्तव में इधर की ओर आपकी किरणें निकलेंगी, किधर की ओर? इधर की ओर। इस तरीके से आपकी ये किरण भी जाएगी तो आपकी किधर बनेगी? यहाँ से जाएगी आपकी, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपकी जाएगी किरण, ठीक है। यहाँ पर आभासी बनेगा इस तरीके से, और प्रतिबिंब मेन इधर बनेगा, ठीक है। इधर की ओर आपका प्रतिबिंब इधर की ओर जाएगी आपकी किरणें वास्तव में, ठीक है। अब इस तरीके से इसको भी मान सकते हैं, अगर इसको भी यहाँ पर ले लें तो आपका इधर हो गया, यहाँ पर मिल रही हैं किरणें सभी, देखिए यहाँ पर पुंज बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हैं कि भाई प्रकाश पुंज या किरणों का पुंज हो जाता है। पुंज का मतलब है आपका ग्रुप जो होता है, किरणों का ग्रुप आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ किरणें जाती हैं। यहाँ से क्या हुई भाई? यहाँ से इधर गई, इधर आई, और यहाँ से आपकी किरण इधर वास्तव में नहीं मिल रही, इधर आपकी वास्तव में निकल जाएगी। इस तरीके से आपका इधर किरण जाएगी। मतलब कि आप देखिए बोलने से ही पता चल रहा है, अगर इधर हम पॉलिश कर रहे हैं, इधर करते हैं वास्तव में पॉलिश, लेकिन चलिए इधर ही कर देते हैं, एक माना जाता है कि इधर ही है, ताकि पता चल सके ना, विपरीत साइड में पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा? मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण, उत्तल हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल अगर धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा या अवतल हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और आपका परावर्तक तल ये हो गया, मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें मुझे डर नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आप देखिए अगर इधर से भी आपकी किरण इसके समांतर गई, मान लीजिए यहाँ से एक किरण गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया, एक किरण इधर से गई, ठीक है, कहीं यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है तो यहीं पर से जाएगी। अब यहाँ पर आपका एक आ जाएगा इधर की भाई आभासी बनेगा और किरण आपकी इधर निकल आएगी। आप कभी भी देखना, टॉर्च लगाना कभी अवतल दर्पण में
या आप जो अवतल दर्पण होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है उसमें पॉलिश कर देना। अवतल दर्पण को भी हम उत्तल दर्पण बना सकते हैं, केवल आपकी जो पॉलिश अंदर की साइड होती है उसको हम बाहर की साइड कर देंगे, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का काम करेगा। मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण एक ही है, आपका गोले में दोनों बन सकते हैं भाई। धंसे हुए भाग में पॉलिश कर देंगे और एठ उभरे हुए भाग में, तो अगर उभरे हुए भाग से हम प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। बोलने से ही पता चल रहा है, अवतल उत्तल मतलब उत्तल, उठे हुए भाग उत्तल, है ना। तो इस तरीके से आपका कुछ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में कहीं पर वस्तु रखी हो, पहला हम लिख देते हैं अनंत, ठीक है, अनंत पर या अनंत या पी दर्पण के, ठीक है, अनंत के पी के बीच, दर्पण के ध्रुव यानी पी, ठीक है, के बीच। हम देखिए अब ध्रुव हर बार नहीं लिखेंगे, आप इतना आप दिमाग में चढ़ा लीजिए कि भाई अगर पी लिखा है तो वो दर्पण का ध्रुव होगा, वी लिखा है तो दर्पण से आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, यू लिखा है तो आपके दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है, एफ हो गया तो आपका मुख्य फोकस हो गया, इस तरीके से सी लिखा है तो वक्रता केंद्र हो गया, आर हो गया तो आपका वक्रता त्रिज्या हो गई, ये छोटा एफ जो होता है वो हो गया तो आपका फोकस दूरी हो गई। इस तरीके से आपके सभी बिंदु याद कर लेने हैं, ठीक है। याद क्या, आपको याद ही हो जाएंगे सवाल हल करेंगे तो। अब देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो पी तथा एफ के बीच में ही तो बनेगा भाई। किरणें इधर जा सकती हैं, अगर हम इसी किरण को इस तरीके से लाएं, मान लीजिए इधर से जाने वाली किरण इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से किरण जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से सीधी किरण यहाँ पर हमने डाली। अब ये क्या होगा भाई, आपकी इधर कहीं पर इस तरीके से किरण जा सकती है, ठीक है। मान लीजिए इधर से डाले किरण, अब इधर की ओर भागेगी किरण आपकी, तो मान लीजिए यहाँ पर फिर टकराएगी किरण एक बार, है ना, इस तरीके से, और यहाँ से टकरा कर फिर से वो मुख्य फोकस है, लेकिन किरणें मुख्य फोकस से ही जाएंगी, ठीक है। आभास वो भले हो लेकिन मुख्य फोकस से ही जाएंगी, मतलब उसी में टकरा कर आपका अंदर अंदर वो मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो मुख्य फोकस तथा पी के बीच में ही आपका प्रतिबिंब कहीं पर इसमें बनता है, ठीक है। तो पी तथा एफ के बीच आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी तथा एफ के बीच, ठीक है। ये आपका हो गया, कहाँ पर बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे इसमें बनता है, के पीछे। देखिए राइटिंग नहीं बन रहा हो तो सॉरी। अब बिंदु आकार का प्रतिबिंब क्या होता है इसमें, मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु आकार का नहीं बनेगा। देखिए अगर अनंत दूरी पर रखी होगी, जितनी दूरी पर अगर आपकी वस्तु रखी है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, और वस्तु अगर हम उसके पास लाते जाएंगे दर्पण के तो वो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, आपका प्रतिबिंब अगर वस्तु अगर बहुत दूरी पर रखी है तो उसमें भी प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है, लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को उसके दर्पण के पास में रख देंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है उसमें, और इसमें छोटा बनने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका होता है। ये आप आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्रतिबिंब आपका छोटा बना, क्या बनेगा भाई, आभासी एवं सीधा बनेगा, है ना, आभासी एवं आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। किसमें बनेगा भाई, सीधा, सीधे या सीधा दर्पण के पीछे। अगर एक स्थिति और मान लें, अगर मान लीजिए कोई अपने से आप पता कर सकते हैं भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक हमने दर्पण बनाया इस तरीके से, आपका ये अवतल दर्पण है, इधर बना दिए इस तरीके से उत्तल दर्पण हो गया। मान लीजिए उत्तल दर्पण बनाए, यहाँ पर आपका पी हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया, और यहाँ पर आपका एफ हो गया। इधर दर्शाने कोई मतलब ही नहीं है, इधर हमको दर्शाना पड़ेगा पी है और इधर एफ है और इधर आपका सी हो गया। नाप कर बनाएंगे तो बनेगा। मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से एक किरण गई, अब आप जानते हैं यहाँ से टकराएगी तो इधर की ओर आपकी किरण चली जाएगी, सॉरी मुझे टेढ़ा बनाना था चाहिए, चलिए इधर से देखते हैं। एक किरण गई इधर से, अब इसमें से आपकी आभास होगी किरण की भाई फोकस से होकर जाएगी और आपकी किरण इधर की ओर निकल जाएगी। वास्तव में किधर निकलेगी, इधर की ओर निकलेगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी, तो इसीलिए प्रतिबिंब क्या बनता है भाई, आभासी बनता है। और इसको आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक का मतलब है वास्तव में मिलेंगी, तो भाई वास्तव में अगर मिलेंगी तभी तो पर्दे पर प्रतिबिंब बन पाएगा। अगर आभासी रहेगा, केवल हमें आभास होता रहेगा, कोई भी चीज़ है आभास अंदर से होगा, तो भाई वो प्रतिबिंब वास्तव में दिखेगा नहीं पर्दे पर, तो भाई उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने अपने से जोड़ दिया। लेकिन हाँ, कुछ केसेज होते हैं जिसमें से आपका प्रतिबिंब इसमें भी वास्तविक बन सकता है, ठीक है। इसमें अगर इधर है तो आपका प्रतिबिंब एक वास्तविक नजर आएगा कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब बना है, यहाँ अगर इसके बीच में कहीं पर वस्तु रखी। तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण में। दो ही कंडीशन होती हैं ज़्यादातर, मुख्य तौर पर एग्जाम में पूछी जाती हैं।
इस तरीके से तो आप बहुत जगह पर भाई प्रतिबिंब रख सकते हैं, लेकिन माना जाता है हमेशा, नहीं तो आप वस्तु इधर रख दें भाई, अगर किरणों को इधर ले आ जाएँ तो ये क्या होगा भाई, है ना। अगर मान लीजिए इधर हम रख दें, एक हमने अगर दर्पण बना लिया इस तरीके से, आपका मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया, इधर आपका हो गया C, यहाँ पर आपका F और यहाँ पर P। अब मान लीजिए हम किरण इधर इसमें टेढ़ा डाल दें, आप कह दीजिए भाई अनंत दूरी से मान लीजिए किरण टेढ़ी आ रही हैं, तो उसी तरह आपका टेढ़ी ये चली भी तो जाएंगी इस तरीके से, है ना। ये लेकिन हमेशा समांतर माना जाता है, ठीक है। अब इधर आपका आभास हो जाएगा, इस तरीके से आपका कुछ होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा लिखना कि भाई टेढ़ा अगर आपका आ रहा है, मान लीजिए इस तरीके से किरणें, तो आपकी इधर जाएंगी और इधर निकल जाएंगी, इसमें गलत बन गया है, ठीक है। तो इसमें टेढ़ा आता नहीं है, ठीक है, ये सब हमने आपको बताया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा आप एक बार दोहरा लीजिए अगर दोहराना है कि भाई यहाँ पर वक्रता केंद्र का होता है, वक्रता केंद्र C होता है, आपका वक्रता त्रिज्या R से दर्शाई जाती है, फोकस दूरी F से दर्शाई जाती है, आपका ध्रुव P से दर्शाया जाता है, यानी पोल हो जाता है। और यहाँ पर आपका एक आ जाता है U का मतलब है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी आपकी हो गई, वस्तु इसको मान लीजिए वस्तु की दूरी डिस्टेंस है, वस्तु D हम बना दे रहे हैं। और V का मतलब है आपकी वस्तु की क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसमें लिख देना प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का जो आपका चेहरा है और आप मिरर पे देखें तो वो आपका प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं। और दर्पण सूत्र आप याद कर लेना कि भाई 1/F बराबर आपका हो जाता है 1/V + 1/U। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है, आप कैसे दर्शाएंगे, उसमें चिन्ह का भी महत्व होता है, आपको बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आपका एकदम सरल होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, उसमें से आपका चिन्ह आप बनाए होंगे ना एक अच्छे से भाई। इधर आप थोड़ा बताएं, अगर इस तरीके से बनाए होंगे, यहाँ पर आपका 0 होता है, इधर आपका चला गया 1 2 3, इधर आपका धनात्मक, इधर आपका ऋणात्मक, इसी तरह इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या होता है, इधर की ओर आपका धनात्मक हो जाता है, y अक्षीय हो जाता है, y अक्ष इधर y डैश मान लेते हैं, इधर आपका x अक्ष हो जाता है, इधर आपका x डैश मान लेते हैं, इधर आपका -1 -2 इधर -3 इस तरीके से होगा, और इधर आपका -1 -2 इस तरीके से, और इधर आपका +1 2 3 होगा। तो अभी हम बताएंगे, ये आप x अक्ष बनाना सीख लेना, फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई आपका प्रतिबिंब क्या जो स्थिति होती है उसमें कौन सा हम चिन्ह लगाएंगे। हम इसमें से पता कर सकते हैं कि आपका प्रतिबिंब किस साइड बना है, उसमें चिन्ह लगाकर। देखिए अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बनेगा, इधर साइड दाएं साइड इधर अगर बनेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उसका चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा। अगर दर्पण के बाएं साइड बनेगा तो प्रतिबिंब का चिन्ह क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। इसलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का चिन्ह जो होता है V का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है, और अवतल दर्पण में V का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको चिन्ह परिपाटी एकदम बता देंगे। मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परिभाषा तो मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तब तक के लिए जय हिंद।